हेलो। आवाज आ रही है सभी को? हेलो, आवाज आ रही है? ओके, सो गुड आफ्टरनून टू ऑल। तो हमने लास्ट टाइम होमवर्क में तुम्हें कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने को बोला था, तो आई थिंक वो सभी ने कर लिया होगा, तो हम करा देते हैं। तो आगे हमारे पास नेक्स्ट जो एलिमेंट्स हैं आफ्टर एन ए, उनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे। ओके, सो ये हमारे पास नेक्स्ट जेड एन तक एलिमेंट्स हैं, तो इनका कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे हम। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, देन स्टार्ट करते हैं। हाँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, मैं एम जी की अगर हम बात करेंगे तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 1s2, 2s2,
2p6 3s1। लेकिन जैसा हमने बताया तुम्हें, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऑब्वियसली ये वाले पार्ट को हम क्या लिख सकते हैं, आर्गन का पार्ट लिख सकते हैं ना। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आर्गन, सॉरी ये 3s2 है ना, mg का 3s2 होगा। हाँ, सो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 3s2। ओके तो इस टाइप से हम इसको लिख सकते हैं। ओ सॉरी सॉरी, एक वन मोर मिस्टेक, नियोन आया था, आर्गन तो बाद में आएगा। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, नियोन हो जाएगा। तो इसको बॉक्स फॉर्म में भी हम कैसे लिख देंगे, अगर बॉक्स फॉर्म में लिखना है तो नियोन एंड देन एक बॉक्स बना देंगे, दैट इज 3s का बॉक्स और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अच्छा एल्यूमिनियम का क्या हो जाएगा, एल्यूमिनियम में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, ऑब्वियसली 3s का फिल होने के बाद 3p में जाएगा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सो नियोन एंड देन 3s2 3p1। ओके, एंड ब्रैकेट वाले पार्ट में भी हम ऐसे ही करेंगे, मतलब जो बॉक्स वाला पार्ट है, सो दिस इज 3s2 एंड देन 3p1। ओके, नाउ सिलिकॉन में क्या होगा, इट इज 3s2 3p2, फॉस्फोरस में हो जाएगा 3s2 3p3, सल्फर में हो जाएगा 3s2 3p4, ऑक्सीजन में हो जाएगा 3s2 3p5, आर्गन का हो जाएगा 3s2 3p6। ओके, तो ये हमारे पास रहेगा। इसी टाइप से बॉक्स फॉर्म में अगर बनाना चाहे तो वहां पर भी बना सकते हैं, ऑब्वियसली लाइक नियोन, ये 3s के 2 इलेक्ट्रॉन, देन 3p में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए यहाँ पर ऐसे। इसके बाद इधर ये एक बॉक्स बनाया, देन 3p में 3 इलेक्ट्रॉन गए। ओके, सिमिलरली सल्फर की बात करेंगे तो सल्फर में हमारे पास ये बॉक्स बना दिए 2 इलेक्ट्रॉन, और देन 3p में कितने इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली क्लोरीन की अगर हम बात करेंगे तो एक ये बॉक्स हो गया जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन, एंड देन ये हमारे पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन हो गए। आर्गन में p वाला पूरा फिल हो गया। ओके, सो ये हमारे पास आया। नाउ अब पोटेशियम का जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे, ठीक है, नाउ पोटेशियम का अगर हम कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो क्या होगा, तो पोटेशियम के केस में ऑब्वियसली हो जाएगा नियोन 3s2 3p6, एंड 3p के बाद 3d फिल नहीं होता, याद है, 4s में इलेक्ट्रॉन जाता है तो 4s1। तो ऑब्वियसली ये वाला कॉन्फ़िगरेशन जो है इसको इन टर्म्स ऑफ आर्गन कॉन्फ़िगरेशन लिख सकते हैं, बिकॉज ये नोबेल गैस है ना, तो इसे शॉर्ट कर सकते हैं फिर से, तो इट इज आर्गन 4s1। ठीक है, ये बॉक्स फॉर्म में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, आर्गन एंड देन 4s का एक बॉक्स बना लेंगे। ओके, सिमिलरली कैल्शियम की बात करेंगे तो आर्गन वहां पर क्या हो जाएगा, 4s2। ठीक है, तो बॉक्स फॉर्म में भी ऐसे ही कर देंगे, आर्गन 4s2। क्लियर है सबको, यही आया क्या मैक्सिमम का, मैक्सिमम का यही कॉन्फ़िगरेशन आया है ना। तो नोबेल गैस का तो सानी का हमें बनाना ही पड़ेगा, नोबेल गैस का तो अलग से करना पड़ेगा, नोबेल गैस के बाद वालों को इन टर्म्स ऑफ नोबेल गैस लिख सकते हैं।
ओके, चले आगे, लिख लिया सबने? देन इसके बाद देखो 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जाता है 3d में। 4s के बाद इलेक्ट्रॉन किस में जाता है? 3d में जाता है। ओके, तो नाउ नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन 3d में जाएगा। तो कैल्शियम के बाद में नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है स्कैंडियम। तो वहां पर देखो क्या है, आर्गन 4s के 2 इलेक्ट्रॉन हो गए एंड देन 3d में 1 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, देन टी की अगर हम बात करेंगे तो आर्गन 4s2 3d2, वेनेडियम की बात करेंगे तो 4s2 3d3, क्रोमियम की बात करेंगे तो 4s2 3d4, Mn की बात करेंगे तो 4s2 3d5, Fe की बात करेंगे तो 4s2 3d6, कोबाल्ट की बात करेंगे तो 4s2 3d7, निकल की बात करेंगे तो 4s2 3d8, कॉपर की बात करेंगे तो 4s2 3d9 एंड Zn की बात करेंगे तो 4s2 3d10। यही आया सबका? सबका यही आया क्या? बॉक्स फॉर्म में अगर देखेंगे तो ऑब्वियसली ये 4s के 2 इलेक्ट्रॉन एंड ये 3d के हम 5 ऑर्बिटल बनाएंगे बिकॉज 3d में 5 होते हैं। तो ये 4s एंड ये 3d। ठीक है, तो 3d में 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 4s के 2 इलेक्ट्रॉन एंड 3d में 2 इलेक्ट्रॉन आ गए। ओके, देन इसे नेक्स्ट वाले में 3d में कितने इलेक्ट्रॉन आ गए? 3 इलेक्ट्रॉन आ गए। उसे नेक्स्ट वाले में 4 आ गए। देन उससे नेक्स्ट वाले में 5 आ गए। देन उससे नेक्स्ट वाले में 6 आ जाएंगे। अब 6 कैसे आएंगे? इस टाइप से आ जाएंगे। देन उससे नेक्स्ट में 7, 1 2 3 4 5 6 7। देन उससे नेक्स्ट में 8 आएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, देन उसे नेक्स्ट वाले में 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, एंड लास्ट वाले में 10 इलेक्ट्रॉन। तो मैक्सिमम का यही आया। किती वाजले? पावणे पावणे पावणे। ओके, सो मैक्सिमम का यही कॉन्फ़िगरेशन आया है। नाउ यहाँ पर 2 कॉन्फ़िगरेशन जो है रॉन्ग है। 2 कॉन्फ़िगरेशन इसमें क्या है रॉन्ग? एक तो है क्रोमियम का और एक है कॉपर का। ये 2 कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है, बाकी सारे कॉन्फ़िगरेशन करेक्ट है। तो क्रोमियम एंड कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन जो है रॉन्ग आ रहा है, बाकी सबके करेक्ट आ रहे हैं। ठीक है, क्रोमियम एंड कॉपर का क्या होगा अभी मैं बताता हूं, पहले लिख लो ये।
हो गया सबका? चले आगे। देखो मृदुल, सर कैन वी यूज 3D? मृदुल कहां पर बोल रहे हो 3D यूज करने का? मृदुल लास्ट लेक्चर में हमने बताया था ना कि 3P के बाद में 4S फिल होता है, ना कि 3D। जब हम N+L रूल के हिसाब से देखते हैं तो 4S का एनर्जी कम है और 3D का एनर्जी ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन पहले लोअर एनर्जी वाले में जाएगा जो कि 3P का है, सॉरी 4S का है, ना कि 3D का। ओके, सो अब देखो हमने क्या बोला कि यहाँ पर क्रोमियम एंड कॉपर, ये दो का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? रॉन्ग है। ओके, क्रोमियम एंड कॉपर दो का कॉन्फ़िगरेशन रॉन्ग है। तो यहाँ पर करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? तो देखो क्या होता है, अगर डी सबसेल की अगर हम बात करें तो डी सबसेल जो है या तो हाफ फील्ड हो या फुली फील्ड हो तो ज्यादा स्टेबल होती है। ठीक है, तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड D and F subcell are more stable than partially filled subcell. ठीक है, तो हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड डी एंड एफ सबसेल आर मोर स्टेबल देन पार्शियली फील्ड सबसेल। जैसे अगर हम बात करेंगे कॉपर की, कॉपर और क्रोमियम, तो क्रोमियम में अगर हम देखेंगे तो देखो क्या है, हमारे पास एक्सपेक्टेड जो है वो क्या है, ये था अपने पास, है ना, ये था ना। अब देखो ये हमारे पास हाफ फील्ड नहीं है, लेकिन हाफ फील्ड हो सकती है। हाफ फील्ड का मतलब क्या है? हर बॉक्स में एक एक इलेक्ट्रॉन। ओके, हाफ फील्ड क्या है? अनिकेत दिस इज थर्ड स्लाइड। तो हाफ फील्ड का मतलब क्या है? ये देखो यहाँ पर क्या है, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन है एंड 3D का 4 इलेक्ट्रॉन है क्रोमियम में। ठीक है, तो ये हाफ फील्ड कब होगा? देखो डी में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? डी में 10 आ सकते हैं ना, डी में 10 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो हाफ फील्ड वो कब होगा? जब उसमें कितने इलेक्ट्रॉन आए? 5 आए। ठीक है, तो डी सबसेल की अगर हम बात करेंगे तो या तो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन हो या 10 हो। 5 इलेक्ट्रॉन तो हाफ फील्ड, 10 इलेक्ट्रॉन तो फुली फील्ड। ठीक है, तो डी सबसेल में 5 या 10 इलेक्ट्रॉन होंगे तो ज्यादा स्टेबल होगा। अब देखो यहाँ पर डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? डी में 4 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन 5 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं यार? जब इसका इलेक्ट्रॉन जंप करके इधर आ जाए। ओके, सो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ये था, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है क्रोमियम का? 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाता है? 3D में आ जाता है। ठीक है, तो 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में आ जाता है? 3D में। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा इसका आर्गन 4s1 3D 5। ओके, समझाया?
तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन ऊपर वाला है, बट एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन कौन सा होता है? नीचे वाला होता है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो s का इलेक्ट्रॉन d में जब जंप करके जाएगा तो कॉन्फ़िगरेशन कैसा हो जाएगा? हाफ फिल्ड हो जाएगा। हो गया सबका? तो क्रोमियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? 4s1 3d5। सिमिलरली कॉपर का क्या होगा? सिमिलरली कॉपर में क्या हो जाएगा? तो जब हम कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन देखेंगे तो जो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या होगा? तो एक्सपेक्टेड कॉन्फ़िगरेशन अपने पास ये होगा, ठीक है? दिस इज एक्सपेक्टेड। और एक्चुअल वाला कौन सा होगा? तो एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 4s का इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करके किस में चला जाएगा? एक 3d में। क्यों? क्योंकि 3d 10 हो जाएंगे अगर 4s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करके किस में गया? 3d में गया तो, ठीक है? तो 4s1 एंड 3d 10। तो d या f सबसेल की अगर हम बात करेंगे तो ज्यादा स्टेबल होता है कॉन्फ़िगरेशन कब? जब d सबसेल या f सबसेल हाफ फिल्ड हो या फिर फुली फिल्ड हो, ठीक है? दैट इज क्या हो गया ये कॉन्फ़िगरेशन? दिस इज 4s1 3d 10। क्लियर है? तो ये हमारे पास क्रोमियम एंड कॉपर में एक तरह से एक्सेप्शन आ रहा है, वहां पर कॉन्फ़िगरेशन ये हो रहा है। चले आगे। तो ये हमारे पास न्यूट्रल एटम का हमने कॉन्फ़िगरेशन देखा। अब बात करेंगे हम आयंस के कॉन्फ़िगरेशन की। ओके, तो नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ आयंस। तो देखो हमारे पास कैटायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, और एनायन जब बनता है तो इलेक्ट्रॉन ऐड होते हैं, ठीक है? तो ये इलेक्ट्रॉन ऐड या रिमूव कैसे होंगे? तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड
और रिमूव फ्रॉम वैलेंस सेल। कहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? वैलेंस सेल से। वैलेंस सेल कौन सी होती है? जिसका एन हायर होता है, ठीक है। ऑर्बिटल हैविंग या ऑर्बिट हैविंग हायर एन। जिसका एन हायर होता है उससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड और रिमूव्ड फ्रॉम वैलेंस सेल रादर देन हायर एनर्जी ऑर्बिटल। तो याद रखना, इलेक्ट्रॉन हम कहां से रिमूव करते हैं? इलेक्ट्रॉन हम रिमूव करते हैं वैलेंस सेल से। वैलेंस सेल मतलब जिसका एन ज्यादा है। ओके, सो जिसका एन ज्यादा है, ऑर्बिट नंबर ज्यादा है, उससे हम इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। क्लियर है? तो अब देखो एग्जांपल लेते हैं हम। मान लो हमें यहां पर कॉन्फ़िगरेशन देखना है सीआर का, सीआर 3 पॉजिटिव का, या फिर मान लो हमें कॉन्फ़िगरेशन देखना है Cu2 पॉजिटिव का, या मान लो Zn2 पॉजिटिव का देखना है, ठीक है, या फिर Mn2 पॉजिटिव का देखना है। ओके, Fe3 पॉजिटिव का देखना है। तो मान लो ये इनका हमें कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, तो क्या होगा यार? अच्छा, तो पहले न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन लिखो। तो Cr का न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन क्या है? आर्गन 4s1 3d5, ये था Cr का। कॉपर का होता है आर्गन 4s1 3d10। Zn का होता है आर्गन 4s2 3d10। Mn का होता है आर्गन 4s2 3d5 एंड Fe का होता है आर्गन 4s2 3d6। ये न्यूट्रल एटम का कॉन्फ़िगरेशन। अब हमें किसका चाहिए? कैटायन का। अब देखो Cr3 पॉजिटिव का मीनिंग क्या है कि यार Cr से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे। Cr से कितने इलेक्ट्रॉन रिमूव करेंगे? 3। तो यार Cr से 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे तो बताओ कहां से निकाले इलेक्ट्रॉन? 3 इलेक्ट्रॉन निकालने, बताओ कहां से निकालें? तो इलेक्ट्रॉन हम पहले वैलेंस सेल से निकालेंगे। तो 3 इलेक्ट्रॉन वैलेंस सेल से निकालने हैं। वैलेंस सेल मतलब जिसका एन हाई है। तो यहां पर एन किसका हाई है यार? 4s का एन हाई है या 3d का? बताओ किसका एन हाई है? 4s का एन ज्यादा है या 3d का? 4s का एन ज्यादा है ना। तो इलेक्ट्रॉन पहले किससे निकालेंगे? 4s से। तो 4s में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, हमें टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन निकालने? 3। लेकिन हम यहां पर जब देखते हैं तो 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले 4s से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लो। ये 4s से एक इलेक्ट्रॉन हम निकाल लिए, तो बचा 4s में 0। अब कितने और निकालने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन और निकालने हैं। तो अब वो 2 इलेक्ट्रॉन तुम 3d से निकालोगे। तो क्या आएगा कॉन्फ़िगरेशन? 4s0 3d3। समझ आया सबको? हमने टोटल 3 इलेक्ट्रॉन निकाल दिए। एक 4s से निकल गया क्योंकि 4s में एक इलेक्ट्रॉन था, और 2 इलेक्ट्रॉन 3d से निकल गए, तो हमारे पास ये कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। अब कोई मुझे बताएगा कि Cu2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं हमें? Cu2 पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं? 2 निकालने हैं। कहां से जाएगा इलेक्ट्रॉन? पहला इलेक्ट्रॉन किधर से निकालें? पहला इलेक्ट्रॉन 4s से निकालेंगे, है ना। 4s में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4s में एक इलेक्ट्रॉन है, तो पहले एक इलेक्ट्रॉन निकल गया 4s का। अभी कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है? एक और निकालना है, बिकॉज टोटल 2 निकालने थे। तो क्या हो जाएगा? 4s1 3d9। ओके, बताओ नेक्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Zn2 पॉजिटिव का। Zn2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा बताओ? 2 इलेक्ट्रॉन निकालने, दोनों की दोनों किधर से निकल जाएंगे? दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से ही निकल जाएंगे, बिकॉज 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वाले का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? 4s0 3d10। ओके, Mn2 पॉजिटिव का बताओ क्या होगा कॉन्फ़िगरेशन? Mn2 पॉजिटिव का कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? यस मधुकर, वृष्टि करेक्ट है। मृदुल, मृदुल करेक्ट नहीं है, वो तो ऑलरेडी है ना यार Mn2 पॉजिटिव का। मृदुल जो तुम बता रहे हो। राहुल करेक्ट है।
शौनक करेक्ट है? यस मृदुल, नाउ इट इज करेक्ट। ठीक है, आन तुम्हारा भी करेक्ट है, तो मैक्सिमम का भी करेक्ट ही आ रहा है। तो अभी हमें 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे? 4s से निकलेंगे, क्योंकि 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहां से जब निकल गए तो ये क्या आ जाएगा? 4s0 3d 5 आ जाएगा। नेक्स्ट वाले में क्या होगा? ये Fe का कॉन्फ़िगरेशन था, Fe3 पॉजिटिव का क्या होगा? Fe3 पॉजिटिव, यस मृदुल करेक्ट है। हितांशिक करेक्ट है। मधुकर करेक्ट है। यस आन करेक्ट है। मृदुल करेक्ट है। राहुल करेक्ट है। वृष्टि करेक्ट है। शौनक करेक्ट है। मिहिका करेक्ट है। सभी का ऑलमोस्ट करेक्ट आ रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं कि 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं ना? तो 3 निकालने हैं, तो पहले 2 इलेक्ट्रॉन हम 4s से निकाल देंगे, बिकॉज 4s में 2 इलेक्ट्रॉन है। तो 4s में कितना इलेक्ट्रॉन बचेगा? 0 बचेगा। एंड देन एक और इलेक्ट्रॉन निकालना, वो कहां से निकलेगा? 3d से। सो 3d में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे? 3d में 5 इलेक्ट्रॉन बचेंगे। समझाया सबको? तो ये हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा आयंस का। ओके, सो इलेक्ट्रॉन जो है वो किस में ऐड किए जाएंगे? अगर हमारे पास ऑब्वियसली नेगेटिव आयन है तो भी वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे। अगर पॉजिटिव आयन है तो ऑब्वियसली इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो किससे निकालेंगे? वैलेंस सेल से। वैलेंस सेल मतलब क्या होता है? जिसका एन हायर होता है। ओके, एक मिनट रुको ना, 1 मिनट लिख लो, तब तक मैं आता हूं, 1 मिनट।
ओके, नाउ आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट हम लेंगे यहां पर मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो सिंबल है मैग्नेटिक मोमेंट का, ये क्या है? म्यू। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये होता है रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट क्या होता है? रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। इसकी जो यूनिट है म्यू की, ये होती है बोर मैग्नेटन, जिसको हम बीएमबी बोल सकते हैं। ओके, तो यूनिट होती है इसकी बोर मैग्नेटन। म्यू क्या होता है? रूट ऑफ n इंटू एन प्लस टू। यहाँ पर n जो है, इट इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। म्यू जो है वो क्या है यहाँ पर, सॉरी n जो है वो क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो देखो, इफ म्यू इज इक्वल टू 0, देन पैरामैग्नेटिक, सॉरी देन डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा वो। ठीक है, तो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होगा। अच्छा, डायमैग्नेटिक सब्सटेंस का मतलब होता है रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, सो अगर किसी का म्यू 0 है, और ऑब्वियसली म्यू 0 कब होगा? जब n 0 है। ठीक है, मतलब कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, सारे पेयर्ड है। n 0 कब होगा? n यहाँ पर क्या? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है, तो वो क्या है? डायमैग्नेटिक है। और अगर म्यू जो है ये नॉन जीरो है, नॉन जीरो कब होगा? जब ऑब्वियसली एक भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ गया, तो म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होगी। तो इसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक। ठीक है, तो सब्सटेंस हमारे पास जो है वो कैसा हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक हो जाएगा। और पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस मतलब वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस क्या होता है? वो वीकली अट्रैक्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड से। ओके, सो ये डायमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक हुआ, इसके साथ साथ मैग्नेटिक मूवमेंट हो गया। तो मैग्नेटिक मोमेंट जो है ये हम निकाल सकते हैं अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता हो। ओके, और हम ये भी बता सकते हैं कि कोई आयन वगैरह या कोई भी एटम वगैरह पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक। मधुकर, मैग्नेटिक मोमेंट जो है इसका ये फॉर्मूला है जस्ट। और मतलब मैग्नेटिक मोमेंट बेसिकली क्या बताता है कि हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज कैसी हैं किसी सब्सटेंस की। ओके, मतलब अट्रैक्ट होगा या रिपेल्ड होगा, या किसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। ओके, म्यू की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्वियसली मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ज्यादा है। ओके, हम बोल सकते हैं उसका ज्यादा पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर है।
हो गया सबका? आगे चलें। ओके, तो चलो आगे चलते हैं। अब एक क्वेश्चन लेते हैं हम। डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V4 पॉजिटिव या V3 पॉजिटिव। डिटरमाइन मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ V3 पॉजिटिव CO3 पॉजिटिव Cu पॉजिटिव Ni2 पॉजिटिव Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो इन सब का मैग्नेटिक मोमेंट बताओ क्या होगा। शौनक मधुकर रॉन्ग है। सभी का इन टर्म्स ऑफ रूट ही निकालो, मतलब रूट को आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रूट के टर्म्स में आंसर बता दो। चलो देखो एक मैं कराता हूं फिर भी। V3 पॉजिटिव का निकालना है, तो V3 पॉजिटिव का अगर हम निकालेंगे तो वेनेडियम का क्या होता है, वेनेडियम का होता है 4s2
एंड 3D 3D कितना होता था 3D 3। अब इसे इलेक्ट्रॉन हमें कहां से निकालना है 4s से इलेक्ट्रॉन कहां से मतलब 3 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो 3 इलेक्ट्रॉन कहां से निकलेंगे देखो 4s से 2 निकलेगा और 3D से 1 निकलेगा। ठीक है तो 4s 0 हो गया और 3D 2 हो गया। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन बताओ कितने हैं यार नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसमें 2 है ना। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी 2 इंटू 2 प्लस 2 तो ये कितना हुआ दिस इज √8 समझाया। तो फर्स्ट वाले का √8 आएगा हम बोल सकते 2√2 आएगा। तो 2√2 किसका आया है आई थिंक एक का ही आया है शायद 2√2 तो और मानस का भी आई थिंक आया है मानस का आया है एंड मृदुल का भी आया था। ठीक है नाउ इसी टाइप से अगर हम सीओ की बात करते हैं तो सीओ में देखो क्या होता है सीओ का क्या होता है आर्गन 4s 2 3d7 होता है ना। अब यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 3 निकालने हैं ना। तो 3 इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो ऑब्वियसली 4s से 2 इलेक्ट्रॉन चले गए और एक जाएगा 3d से तो ये क्या है इट इज 4s0 3d6। तो अभी देखो 3d6 में कितने अनपेड है यार 3d6 का अगर हम बना के देखें तो 1 2 3 4 5 एंड ये हो गया 6। तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए यहाँ पर 4 आए ना। तो अगर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो म्यू की वैल्यू क्या होगी √4 इंटू 4 प्लस 2 दैट इज √24। क्लियर है। तो म्यू कितना हो जाएगा √24। ओके अगर हम बात करेंगे सीयू की तो सीयू क्या है आर्गन 4s1 3d कितना था 10 था। अब इससे कितना इलेक्ट्रॉन निकालना है हमें इससे हमें 1 इलेक्ट्रॉन निकालना है। तो 1 इलेक्ट्रॉन इधर से निकल गया तो सीयू पॉजिटिव का क्या हुआ ये हुआ ना। तो यार 3d10 में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है ना 3d10 में तो सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड है तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितना आएगा 0 आएगा। तो अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 है तो म्यू की वैल्यू भी क्या आएगी 0 आ जाएगी। क्लियर है। व्हाट अबाउट Ni2 पॉजिटिव तो निकल का क्या है आर्गन 4s2 3d8 यही है ना Ni का। मृदुल कहां की बात कर रहे हो एक अनपेड इलेक्ट्रॉन सीयू से मृदुल हमें 2 इलेक्ट्रॉन नहीं निकालने एक निकालना है। ओके सो 1 इलेक्ट्रॉन सीयू से जब निकाल देंगे तो 4s0 बचा ना। सीयू का क्या था सीयू का 4s1 3d10 था तो उसे 1 इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो 4s से निकल गया वो इलेक्ट्रॉन। ओके नाउ यहां पर देखो Ni के केस में ये कॉन्फ़िगरेशन है इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हमें 2 निकालने हैं तो ऑब्वियसली 4th ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे बिकॉज n उसका ज्यादा है। तो 4s0 3d8 नाउ 3d8 में कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है यार तो 1 2 3 4 5 6 7 8 कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन आए नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 आए। तो म्यू की वैल्यू क्या होगी √2 इंटू 2 प्लस 2 दैट इज √8। ठीक है सिमिलरली लास्ट वाले में देखो Fe का क्या कॉन्फ़िगरेशन आर्गन 4s2 3d6 ये Fe का। अब कितने इलेक्ट्रॉन निकालने इससे कितने इलेक्ट्रॉन निकालने हैं 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं Fe2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन निकालने कहां से निकलेंगे दोनों इलेक्ट्रॉन 4s से। तो 4s में 0 इलेक्ट्रॉन हो गया 3d में 6 नाउ 3d6 में कितने अनपेड हुए यार
1 2 3 4 5 एंड 6। कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है? 4 अनपेड है ना, तो अनपेड इलेक्ट्रॉन 4 हो गए, तो म्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 4 इंटू 4 प्लस 2, दैट इज रूट ऑफ 24। क्लियर है सबको कि नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कैसे देखेंगे एंड देन उसको यूज करके मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकालेंगे? ओके अच्छा, नाउ यहां पर ऑब्वियसली अभी हमें सभी का मैग्नेटिक मोमेंट मिल गया है, तो हम ये भी बता सकते हैं कौन पैरामैग्नेटिक है कौन डायमैग्नेटिक है। तो बताओ फर्स्ट वाला पैरामैग्नेटिक है या डायमैग्नेटिक? म्यू की वैल्यू क्या आ रही है? नॉन जीरो आ रही है ना, तो जब म्यू की वैल्यू नॉन जीरो होती है तो क्या होता है? पैरामैग्नेटिक होता है। तो फर्स्ट वाला ऑब्वियसली पैरामैग्नेटिक है। व्हाट अबाउट सेकंड वाला? सेकंड वाले में क्या है? उसमें भी हमारे पास म्यू नॉन जीरो आ रहा है, तो सेकंड वाला भी क्या होगा? पैरामैग्नेटिक होगा। थर्ड वाला देखो, थर्ड वाले में म्यू की वैल्यू जीरो है, मतलब यहाँ पर कोई अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो थर्ड वाला जो है वो क्या होगा? डायमैग्नेटिक होगा। व्हाट अबाउट फोर्थ वाला? फोर्थ वाले की म्यू की वैल्यू नॉन जीरो है, तो फोर्थ वाला भी क्या हो जाएगा? पैरामैग्नेटिक। एंड फिफ्थ वाला क्या होगा? फिफ्थ वाले में भी म्यू जो है नॉन जीरो है, तो फिफ्थ वाला भी पैरामैग्नेटिक। क्लियर है सबको? तो म्यू की वैल्यू जीरो आएगी तो डायमैग्नेटिक, म्यू की वैल्यू नॉन जीरो आएगी तो पैरामैग्नेटिक। तो अब हमारे पास ये एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला चैप्टर जो है खत्म हो गया है। ठीक है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो हमारा चैप्टर था ये कंप्लीट हो गया है। नाउ होमवर्क नोट कर लो। तो होमवर्क जो है वो फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव का, हमने कुछ क्वेश्चंस पहले नहीं दिए थे होमवर्क में, तो 61 टू 94 के बीच में जितने भी क्वेश्चन पहले हमने होमवर्क में नहीं दिए वो करने हैं। देन इसके बाद गेट इक्विप टू जेई मेन वाला पार्ट करना है। ठीक है, गेट इक्विप टू जेई मेन का फुल पार्ट एंड विंडो टू जेई मेन का भी फुल पार्ट करना है। ओके, तो ये हमारे पास होमवर्क रहेगा। ओके, तो आज का होमवर्क ये है, मतलब बेसिकली फुल चैप्टर की जो एक्सरसाइज बची हुई हैं वो हमें कंप्लीट करनी है। ओके, तो ये कंप्लीट करो। कल हम फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, ट्राई करो जितना कंप्लीट हो सकता है पूरा ही पूरा। कल हम जस्ट फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट वीक में हम गेट इक्विप टू जेई मेन एंड विंडो टू जेई मेन वाला पार्ट डिस्कस करेंगे। ओके, तो हाँ, तो शौनक नेक्स्ट वीक टेस्ट है, तो उससे पहले तो कंप्लीट होना चाहिए ना बुकलेट। नेक्स्ट वीक टेस्ट है तो उससे पहले कंप्लीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बुकलेट? बुकलेट कंप्लीट होगा तभी तो टेस्ट में स्कोर कर पाओगे ना। ठीक है, तो बुकलेट सॉल्व करना स्टार्ट करो, हम डिस्कस कर लेंगे। नाइकी टीडब्ल्यू टीम ऑब्वियसली बुकलेट में जैसे क्वेश्चन है उसी टाइप के क्वेश्चन आएंगे। अगर बुकलेट कंप्लीट कर लोगे तुम तो
टेस्ट में भी स्कोर कर पाओगे। ठीक है, तो कल फाउंडेशन बिल्डर ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीक जो है हमारे रेगुलर लेक्चर्स में ही हम डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है, तो ये वाला पार्ट जो है हम रेगुलर लेक्चर्स में ही डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो चलो एंड करते हैं। यस, टेस्ट पेपर जो है एमसीक्यू टाइप होगा। ठीक है, उसमें सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा। तो एंड करते हैं।